नंबर 259 है एवरीवन, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, इसका शब्दार्थ क्या हुआ कि अपने कपड़े के अनुसार कोट बनाएं, है ना। जितना कपड़ा है आपके पास आप उतना ही लंबा उतना ही बड़ा कोट बनाएं, है ना। ऐसा ना कि कपड़े आपके पास कम हो जाएं और कोट आप ज़्यादा बनाने की सोच ले तो कोट अच्छे तरीके से बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है एवरीवन, ये बहुत ही कॉमन कहावत है एक्चुअली, है ना। इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है ताते पाँव पसारिए जाते लांबी सौर, ठीक है। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, टू मेक प्लान्स और डिसीजंस दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू वुड लाइक। समझ रहे बात को। तो इस प्रोवर्ब का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में, आसान भाषा में, सरल भाषा में, प्लान्स बनाना या डिसीजन लेना। प्लान्स बनाना या डिसीजन लेना किसके आधार पर, उन चीजों के आधार पर जो आपके पास पहले से है। तो जो रिसोर्सेज, जो संसाधन आपके पास पहले से है उसके आधार पर प्लान्स या डिसीजन लेना, है ना कि आधार वो होना चाहिए जो आप चाहते हैं, है ना। तो आप क्या चाहते हैं उसमें और जो आपके पास है उसमें फर्क होता है, ठीक है। तो इसी को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अपने औकात और अपने हैसियत के हिसाब से कोई कार्य, कोई काम करना, कोई प्लान बनाना या कोई निर्णय लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिए। I would love to spend a lot on good clothing, but then I have to cut my coat according to my cloth। क्या मतलब हुआ भैया इस सेंटेंस का कि भाई किसका मन नहीं करता है बहुत अच्छे कपड़े पहनने का, किसका मन नहीं करता है महंगे महंगे कपड़े पहनने का। लेकिन फिर हमें ये भी तो देखना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हमारी जितनी औकात है, जितनी हैसियत है ना, जितनी हमारी लिमिट है, जितने रिसोर्सेज है हमारे पास, हम उसी के दायरे में, उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जितना पैसा है हमारे पास हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, बहुत महंगा खर्च करने का सोच नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईडियम नंबर 260 एवरीवन, डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड है डॉक्टर, ये पहले वर्ब है और डॉक्टर का मतलब होता है चेंज करना, मैनिपुलेट करना, अपने फायदे के लिए किसी चीज को चेंज करना। तो उसका सिंपल वर्ड में मतलब हो जाता है टू फॉल्सीफाई द अकाउंट्स। अकाउंट्स को, खाते को फॉल्सीफाई कर देना, उसमें हेर फेर कर देना, ठीक है, अपने फायदे के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस व्हिच गॉट हिम सम इलीगल फंड्स। अभी ऑफिसर ने, अफसर ने, अधिकारी ने क्या किया, अकाउंट्स में हेर फेर किया, है ना, गलत तरीके से बदलाव किया, चीजों को जोड़ा घटाया, जिसके कारण उसको कुछ इलीगल, कुछ गैर कानूनी फंड्स मिल गए, है ना, गैर कानूनी राशि मिल गई, पैसे मिल गए। तो डॉक्टर द अकाउंट्स एवरीवन, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ है डॉक्टर द अकाउंट, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स को फॉल्सीफाई करना अपने फायदे के लिए, ठीक है। और इसके पहले वाले सेंटेंस में तो यूज हुआ ही था कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। चलिए, ईडियम नंबर 261 एवरीवन, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश का मतलब क्या होता है, फिश का मतलब मछली होता है, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में। फिश का मतलब मछली मारना भी होता है, मछली पकड़ना भी होता है। और वाटर्स का मतलब क्या होता है, वाटर्स का मतलब आप नदी समझ सकते हैं, समुद्र समझ सकते हैं, महासागर समझ सकते हैं। तो कहाँ मछली पकड़ना, कहाँ मछली मारना, तो नदी में, है ना, सागर में। कैसी नदी में, ट्रबल्ड वाटर्स में, मतलब वो जो नदी है वहां परेशानी है, वहां मुसीबत है, वहां पे मछलियों को दिक्कत हो रही है, वहां पे वो होती नॉर्मली कंफर्टेबल लेकिन अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। अब मछलियां वहां रहना नहीं चाहते और वहीं पे जाकर आप मछली पकड़ना चाह रहे हैं। मतलब क्या होगा आसान शब्दों में, ट्राई टू टेक एडवांटेज फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी मुश्किल परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करना, और फ्रॉम समवन एल्सेस प्रॉब्लम।
तो किसी मुश्किल परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करना या किसी दूसरे के समस्या से अपना लाभ निकालने की कोशिश करना। नहीं, जैसे कि इस इडियम के शब्दार्थ में मछलियां पहले से ही प्रॉब्लम है क्योंकि उनके घर में प्रॉब्लम चल रहा है और आप गए हैं उसी समय उनको पकड़ने, तो वो तो बहुत आसानी से पकड़ में आएंगे, आपका तो फायदा हो गया, लेकिन दूसरे के समस्या में आपका फायदा हुआ है। दूसरे को जब भाला हो रहा था तब आपका भला हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू अपीयर टू बी फिशिंग इन द ट्रबल वाटर्स। ठीक है, सुना एग्जाम्पल, समझा मीनिंग आपने? कहा जा रहा है कि हमें केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग गलत समय पर फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की समस्या में हम लोग अपना लाभ कमा रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये इडियम फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स यूज हुआ है। इसका मीनिंग आपने अभी सुना। चलिए इडियम नंबर 262 एवरीवन, फोम एट वंस माउथ। फोम एट वंस माउथ, किसी के मुंह में झाग आ जाना। फोम का मतलब क्या होता है? झाग। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल वर्ड में हो जाएगा टू गेट वेरी एंग्री, है ना। जैसे कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स, ठीक है, जब वो गुस्से होते हैं तो उनके मुंह में काफी पानी आ जाता है ना, झाग आ जाता है। तो टू गेट वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हो जाना। एग्जाम्पल है, द बॉय वॉज फोमिंग एट द माउथ, throwing things around and destroying whatever came in his way. The boy was foaming at the mouth. Means what? The boy was very angry. वो जो लड़का था वो बहुत क्रोधित था और गुस्से में क्या कर रहा था? चीजों को इधर उधर फेंक रहा था, है ना, और उसके रास्ते में जो भी कुछ आ रहा था उसको वो बर्बाद करता चला जा रहा था। फोम एट वंस माउथ एवरीवन, यानी बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, गुस्से में हो जाना। चलिए आगे हम लोग इडियम नंबर 263 पर, जो कि है क्या? गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू। अब इसका शब्दार्थ क्या होगा कि दानव को, राक्षस को उसका ड्यू देना, मतलब उसका जो बकाया है उसको लौटाना। ठीक है, यहां पे जो डेविल एवरीवन दानव है वो प्रतीक है आपके ओपोनेंट का, है ना, आपके प्रतिद्वंदी का, आपके कॉम्पिटिटर का, आपके दुश्मन का। ठीक है, और ड्यू प्रतीक है क्रेडिट देने का। तो डेविल को ड्यू देना मतलब किसी ओपोनेंट के मेरिट को क्रेडिट देना, है ना। कोई ओपोनेंट है, कोई कॉम्पिटिटर है ना आपका, कोई प्रतिद्वंदी है, कोई दुश्मन है आपका और उसके पास कोई मेरिट है, कोई अच्छा गुण है, सद्गुण है, तो उसकी तारीफ करना, है ना। तो अच्छा गुण किसी के पास भी होता है एवरीवन, तो वो तारीफे काबिल होता है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो वही ये इडियम है, गिव द डेविल हिज ड्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कांट अफोर्ड एप्पल्स आईफोन बट दैट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, आई मस्ट गिव द डेविल हिज ड्यू। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, कहा जा रहा है कि मैं एप्पल के आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एप्पल का आईफोन खरीद सकूं, रख सकूं अपने पास, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, उसमें क्वालिटी है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा मतलब क्या? आई मस्ट गिव द डेविल हिज ड्यू। अब उसमें जो क्वालिटी है ये क्वालिटी को मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे होता क्या है बहुत केसेस में एवरीवन, सुना होगा आपने कि लोगों को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो उसको खट्टा बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं। तो अब किसी के पास अगर एप्पल का आईफोन नहीं है तो एप्पल के आईफोन की बुराई भी करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एप्पल का आईफोन सच में बेस्ट ऑफ ऑल द फोन्स है ना, सारे फोन में सबसे बढ़िया एप्पल का आईफोन है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, भले आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब वही मुहावरे के रूप में आई मस्ट गिव द डेविल हिज ड्यू। ये था एवरीवन इडियम नंबर 263। चलिए एवरीवन, इडियम नंबर 264 है गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम अ काइंड ऑफ हार्म और पनिशमेंट। ठीक है, गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है एवरीवन फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना, है ना, बच जाना। किससे? किसी नुकसान से या किसी दंड से, है ना।
किसी सजा से या किसी हानि से बच जाना, ये मीनिंग होता है गो स्कॉट फ्री का। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके बनने की कहानी सुनेंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस एवरीवन, द एक्यूज्ड थॉट ही वुड गो स्कॉट फ्री जस्ट बिकॉज he had hired a big lawyer but that didn't happen for him। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि वो जो एक्यूज्ड था, वो जो आरोपी था, उसने सोचा था कि वो स्कॉट फ्री हो जाएगा, मतलब वो सजा पाने से बच जाएगा, है ना, बाइज्जत बरी हो जाएगा, उसको कोई सजा कोई दंड नहीं मिलेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बड़े लॉयर को हायर किया था, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े लॉयर को अपने सर्विस के लिए रखा था। लेकिन अफसोस ऐसा उसके लिए नहीं हुआ और जाहिर सी बात है वो केस हारा होगा और उसको सजा मिली होगी और वो दोषी करार दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा। सो एवरीवन, आप देख सकते हैं इस इडियम में, ये जो इस इडियम में नहीं, इस सेंटेंस में ये जो इडियम में ये यूज हुआ है गो स्कॉट फ्री, है ना। So he would go scot free means he would get free from punishment. He would get free from punishment, है ना। He would not be awarded any kind of punishment. Okay everyone, अब सुने उसके बनने के पीछे की कहानी। ये जो वर्ड है everyone स्कॉट, ये बना है स्कैट शब्द से, SKAT स्कैट, है ना। स्कैट शब्द से बना है स्कॉट। स्कैट का मतलब टैक्स होता है, स्कैट का मतलब होता है एवरीवन टैक्स, ठीक है, टैक्स यानी कर, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, समय बीतने के साथ ये जो वर्ड है स्कैट वो स्कॉट में बदल गया, ठीक है। अब कुछ लोगों को रियायत देने के लिए, कुछ लोगों को रियायत देने के लिए स्कॉट नाम से टैक्स चलाया जाने लगा, मतलब बाकी लोगों से पूरा टैक्स लेते थे और कुछ लोगों को रियायत देने के लिए टैक्स कम लेते थे। और फिर कुछ ऐसे लोग होते थे, गरीब लोग, खासकर 10वीं शताब्दी की बात है ये, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, जब उनसे टैक्स लिया ही नहीं जाता था तो कहा जाता है कि दे हैव गॉन स्कॉट फ्री, दे हैव गॉन टैक्स फ्री। तो स्कॉट का मतलब यहाँ पे टैक्स है, तो स्कॉट फ्री हो जाना मतलब टैक्स देने से बच जाना। अब वही चीज मुहावरा बन गया, वही फ्रेज, वही एक्टिविटी मुहावरा बन गया और अब उसका मतलब होता है सजा या किसी नुकसान से बच जाना। अब भाई टैक्स देना किसी नुकसान से तो कम होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इडियम नंबर 265 एवरीवन, हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है टू कम फ्रॉम, है ना, टू बिलोंग टू, है ना, किसी जगह से ताल्लुक रखना, किसी जगह स्थान स्थल से आना। एग्जाम्पल है ही हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन केरला। तो वो कहां से आता है, वो कहां से बिलोंग करता है, वो कहां से ताल्लुक रखता है, वो कहां संबंध रखता है, केरला के एक छोटे शहर से वो ताल्लुक रखता है। तो हेल फ्रॉम का मतलब है एवरीवन कम फ्रॉम। ही हेल्स फ्रॉम मींस ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन केरला, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 266th इडियम एवरीवन, हैमर आउट। क्या है, कौन है, हैमर आउट, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या मतलब है इसका थोड़ा समझे, टू अराइव एट एन अग्रीमेंट और सॉल्यूशन आफ्टर लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स और डिस्कशन। तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श, तर्क वितर्क के बाद किसी अग्रीमेंट पे पहुंचना, है ना, किसी सहमति पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना या किसी समाधान पर पहुंचना, है ना। जाहिर सी बात है मामला होगा ही ऐसा, पेचीदा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन और आर्गुमेंट करने की जरूरत पड़ी, लेकिन फाइनली कंक्लूजन पर, अग्रीमेंट पे, सॉल्यूशन पर पहुंचा गया। एग्जाम्पल सुनते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इवेंचुअली a deal was hammered out between the government and the opposition to hold new elections। ध्यान दे रहे हैं लोग, कहा जा रहा है कि अंततः एक डील को हैमर आउट किया गया। एक डील को हैमर आउट किया गया मतलब एक डील पर सहमति बन गई, ठीक है, एक डील पर सहमति बन गई गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच, है ना, कि नए चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है।
तो भाई बहुत डिस्कशन हो रहा था, फाइनली सॉल्यूशन क्या निकला कि नया चुनाव होना चाहिए इन नियमों, कानूनों, शर्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। इडियम नंबर 267 एवरीवन, हैव सेकंड थॉट। हैव सेकंड थॉट का शब्दार्थ हो जाएगा दूसरा सोच होना। अब इसका भावार्थ क्या होता है? टू चेंज वंस डिसीजन यू हैव टेकन अर्लियर, है ना, उस निर्णय को बदल देना जो आपने पहले लिया था। हैव सेकंड थॉट। एग्जाम्पल है, आई हैव हैड सेकंड थॉट्स मूविंग टू फ्लोरिडा। देखिए, ध्यान दे रहे हैं, तो मैंने पहले प्लान किया था, डिसाइड किया था कि मैं फ्लोरिडा जाऊंगा, फ्लोरिडा में जाके मैं बस जाऊंगा, लेकिन अब मैंने सेकंड थॉट लिया है, मतलब अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब मैंने क्या सोचा है, अब मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं फ्लोरिडा नहीं जाऊंगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं लोग इडियम पे। टू हैव सेकंड थॉट यानी अपना माइंड चेंज कर लेना, अपना डिसीजन, अपना प्लान चेंज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इडियम नंबर 268 है एवरीवन, हीव अ साई ऑफ रिलीफ, है ना। साई का मतलब यहां पे सांस है, ब्रेथ, और हीव का मतलब टेक। तो टेक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, राहत, सुकून, चैन महसूस करना। ठीक है, कब? किसी अप्रिय घटना के खत्म हो जाने के बाद। देखिए लिखा हुआ है मीनिंग सिंपल वर्ड में, टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैजंट हैपेंड और हैज एंडेड। तो अचानक से बहुत खुश हो जाना क्योंकि कुछ अनप्लेजेंट, कुछ अप्रिय, है ना, कुछ हानिकारक, कुछ कष्टदायी नहीं हुआ, या पहले से था और वो खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी मुसीबत परेशानी के खत्म होने पर राहत की सांस लेना, है ना, रिलैक्स फील करना, सुकून, चैन, काम फील करना। एग्जाम्पल एवरीवन, वी बोथ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन शी लेफ्ट। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति थी, महिला, स्त्री जो भी थी, जब वो चली गई, वो आफत से कम नहीं थी, मुसीबत परेशानी से कम नहीं थी, तो वो गई मतलब मुसीबत गई, है ना। और उनके जाने पर जैसे हम लोग के जान में जान आया, मुहावरा है हिंदी का, हम लोग के जान में जान आया। एंड वी टुक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ मीन्स वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। वी बोथ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब हम दोनों ने राहत का सांस लिया। अब आगे हम लोग इडियम नंबर 269 पर, जो कि है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का सिंपल मतलब होता है एवरीवन टू विन, जीत जाना, टू विन अ गेम, कोई खेल जीत जाना, या टू अचीव अ सेंसेशनल सक्सेस, या कोई सनसनीखेज सफलता पाना, है ना, जबरदस्त बहुत बड़ी सफलता पाना, ये मतलब होता है एवरीवन हिट द जैकपॉट का। आइए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन लॉटरी टिकट्स, यू विल नेवर हिट द जैकपॉट। अब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है एवरीवन कि अपने पैसे लॉटरी टिकट्स पर उड़ाना बंद करो, क्योंकि तुम कभी भी जैकपॉट जीतने वाले नहीं हो, मतलब तुम कभी भी बड़ा अमाउंट, बड़ी मात्रा जीतोगे नहीं। ये मतलब हुआ उस एग्जाम्पल सेंटेंस का। ठीक है, सुन रहे हैं? अब सुनिए हिट द जैकपॉट के बनने के पीछे की कहानी। ये जो वर्ड है एवरीवन जैकपॉट, ये एक्चुअली टर्म है, और ये आता है कार्ड गेम से, कार्ड के गेम से आता है। ठीक है, जैक आप उसमें जानते हैं, जैक एक पत्ता होता है जिसको हिंदी में गुलाम बोलते हैं। तो वो एक तरह का खेल होता है जिसमें एक प्लेयर के पास अगर एक जोड़ा जैक आ जाता है ना, या उससे बड़ा कार्ड आ जाता है जैसे किंग या क्वीन आ जाता है, ठीक है, तो जो भी पैसे दांव पर लगे, ऑब्वियस है उस समय बहुत बड़ा अमाउंट दांव पर लगा रहता है, स्टिक पे लगा रहता है। ठीक है, तो जिसके पास भी, जिसके हाथ में भी, जिस प्लेयर के हाथ में भी, है ना, सबसे पहले वो बड़े पत्ते आ जाएंगे, बड़े कार्ड्स आ जाएंगे, है ना, वो बड़ा अमाउंट जीत जाता है। तो जैकपॉट का मतलब है यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट। ठीक है, तो हिट द जैकपॉट यानी विन द जैकपॉट, तो वही जीतना या कोई सनसनीखेज सफलता पाना। ये था एवरीवन इडियम नंबर 269, हिट द जैकपॉट।
चलिए आइए एवरीवन, देखते हैं हम लोग इडियम नंबर 270 जो कि है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन यानी बैंड वैगन के ऊपर कूदना। ये तो शब्दार्थ हो गया। भावार्थ क्या होता है? भावार्थ होता है एवरीवन टू सपोर्ट something such as hobby, idea, person, etc. that is popular or successful। ठीक है, सुन रहे हैं? तो ऐसी किसी चीज को सपोर्ट करना, समर्थन देना जो पहले से ही पॉपुलर है या सक्सेसफुल है, जो पहले से ही लोकप्रिय है, जिसको लोग पसंद करते हैं, या जो पहले से ही सफल है। अब वो कोई हॉबी हो सकती है, कोई शौक, कोई आइडिया, कोई थॉट हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है एवरीवन। तो सपोर्ट करना, बेसिकली जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। अब इसी को हिंदी में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धो लेना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। आफ्टर द इनक्रेडिबल सक्सेस ऑफ कैडबरीज लेटेस्ट लो फैट चॉकलेट बार, नेस्ले हैड जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन एंड रिलीज्ड द लो फैट वर्जन ऑफ किटकैट। क्या मतलब हुआ भैया इसका? एक कैडबरी नाम की एक कंपनी है, चॉकलेट बनाती है, उसने लो फैट चॉकलेट बार बनाया, है ना, कम फैट वाला चॉकलेट बार बनाया और उसको इनक्रेडिबल सक्सेस मिला, ढेर सफलता मिली। बस क्या था, नेस्ले ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोचा और उसने भी किटकैट का लो फैट वर्जन रिलीज कर दिया, है ना। नेस्ले ने भी, है ना, कैडबरी की सफलता को देखते हुए किटकैट का लो फैट वर्जन, है ना, लो फैट वर्जन वाला चॉकलेट मार्केट में रिलीज कर दिया। बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। अगला इडियम है 271, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है टू सर्वाइव और एग्जिस्ट स्पेशली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। सरवाइव करना, एग्जिस्ट करना, जीवित रहना एवरीवन, खासकर एक मुश्किल परिस्थिति में। इसी को कहते हैं हिंदी में गुजारा करना, गुजर बसर करना। ठीक है, जी पाना। एग्जाम्पल है, व्हेन ही फर्स्ट केम टू द सिटी ही अर्न्ड बेयरली एनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या मतलब हुआ पूरे सेंटेंस का एवरीवन? कि जब वो पहली बार शहर में आया था, तो वो मुश्किल से पैसे कमा पा रहा था। मतलब इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे उसका गुजर बसर हो पाए। वो इतना नहीं कमा पा रहा था जिससे उसका गुजर बसर हो पाए, जिससे वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाए। कहते हैं ना हिंदी में 2 वक्त की रोटी जुटा पाए। तो 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पा रहा था। वो यूं कहें कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी उसको बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी हो रही थी। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब इसके बनने के पीछे क्या लॉजिक है भाई? मतलब ये जो इडियम है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका मीनिंग के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, कहा जाता है कि किसी शरीर में जब आत्मा आती है, सोल आती है, तब वो जीवित होता है, तब वो लिविंग होता है। तो जब तक आत्मा शरीर में होता है ना, कोई भी प्राणी, कोई भी क्रिएचर जीवित रहता है। ठीक है, आत्मा निकल जाएगा, है ना, आत्मा निकल जाएगा, वो जो प्राणी है, वो जो क्रिएचर है, वो मृत हो जाएगा। तो बॉडी के साथ जब जब सोल रहेगा, वो जो प्राणी है, क्रिएचर है, जीवित रहेगा, है ना, वो लिविंग बीइंग कहा जाएगा। तो यहीं से मीनिंग आता है, बॉडी सोल को साथ रखना मतलब सरवाइव करना, एग्जिस्ट करना, जी पाना, गुजर बसर कर पाना। अच्छा, मैंने इसके बनने के पीछे का तो लॉजिक आपको बताया, लेकिन उसके बनने के पीछे की कहानी नहीं बता पाया, भूल गया। चलिए, एन वक्त पर याद आ गया, 11th आवर में मुझे याद आ गया, नहीं तो उसकी कहानी नहीं बता पाता मैं आपको। चलो, उसके बनने के पीछे की भी कहानी सुन लो। देखो, बैंड वैगन क्या होता है? वैगन गाड़ी को बोलते हैं, मोटर व्हीकल को बोलते हैं वैगन। अब बैंड तो समझते हो, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के ग्रुप को बोलते हैं बैंड। ठीक है, अब बैंड वैगन एवरीवन एक तरह का वैगन है, एक तरह की गाड़ी है, लेकिन इसको क्या इंजन नहीं खींचती है, इसको 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हॉर्स खींचता था, है ना, घोड़ा खींचता था, मतलब वो टमटम टाइप का गाड़ी था।
टमटम टाइप का गाड़ी था क्योंकि उसको घोड़ा खींच रहा था, लेकिन फिर उसमें एक जगह बनी होती, एक प्लेटफॉर्म बना होता था लोगों के खड़े होने के लिए या बैठने के लिए, मतलब म्यूजिशियंस के लिए, बैंड के लिए जगह बनी होती थी ताकि वो खड़े रहे और उस पर वो अपना म्यूजिक वगैरह बजा सके, है ना, गा बजा सके। और ये जो बैंड वैगन था, है ना, ये सर्कस पैरेट के आगे आगे चलता था। सर्कस पैरेट पीछे पीछे आती थी, ये आगे आगे चलता था। अब क्या था, ये बैंड वैगन जो है वो बहुत मतलब ये इडियम कब बना, जब एक बहुत ही फेमस सर्कस चलाने वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने उस बैंड वैगन का इस्तेमाल किया कुछ पॉलिटिशियंस को शहर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। और वो पॉलिटिशियंस को क्या करते थे, एक जगह से उठाते थे और उनको वहां जाके छोड़ आते थे जहां पे कैंपेनिंग चलता होता था। तो इधर म्यूजिक बजते रहता था, तो ये जो म्यूजिक बजता था उस बैंड वैगन में, तो वो बहुत सारे लोगों को उस जगह तक खींच के ले आता था जहां पे कैंपेनिंग चलते रहती थी, जहां पे चुनाव प्रचार चलते रहता था। तो जो पॉलिटिशियंस होते थे उनको फायदा हो जाता था। तो बस क्या था एवरीवन, ये इडियम ने रूप ले लिया, अपना स्वरूप ले लिया, अस्तित्व ले लिया, मुहावरा बन गया वहां से। जंप ऑन द बैंड वैगन, तो बैंड वैगन पे चढ़ना, गाड़ी पे चढ़ना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, है ना। दो तरह से फायदा हुआ ना पॉलिटिशियन को। एक तो वो एक जगह से दूसरे जगह चले भी गए और उनको बिना मेहनत किए हुए भीड़ भी मिल गई जहां पर वो उनके सामने स्पीचेस डिलीवर करते थे और अपने पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेनिंग करते थे, प्रचार करते थे। चलो, तो ये थी कहानी, अभी छूट जाती, मुझे एन वक्त पर याद आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम है हमारा नंबर 272, लूज ग्राउंड। ग्राउंड को लूज करना, है ना। ग्राउंड मतलब जमीन और लूज मतलब होता है खोना, छोड़ना। ये तो शब्दार्थ हो गया, जमीन छोड़ना। भावार्थ क्या होता है ये देखते समझते हैं। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट, है ना। क्या मतलब होता है उसका हिंदी में एवरीवन, शक्ति कम हो जाना यानी कम ताकतवर हो जाना, पॉपुलैरिटी कम हो जाना यानी कम लोकप्रिय हो जाना, या फिर सपोर्ट कम हो जाना, कम सपोर्ट दिया जाना। वही कहते हैं ना, भाव कम हो जाना, भाव, मूल, महत्व कम हो जाना, पूछ कम हो जाना, है ना, लोग आपको कम पूछने लगते हैं, है ना। तो लेस इफेक्टिव हो जाना, ये सारे मीनिंग होते हैं किसके, लूज ग्राउंड के, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू अग्री दैट लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आर लूजिंग ग्राउंड अमंग द वर्किंग क्लासेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है एवरीवन आपसे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है वो वर्किंग क्लासेस में अपना प्रभाव कम कर रही है ना। उनका जो प्रभाव है कम हो रहा है, वो अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? उस सेंटेंस का मतलब है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो ईडियम है लूज ग्राउंड वो यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है भाव, महत्व, है ना, ताकत, शक्ति, प्रभाव कम हो जाना, लूज ग्राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन और अगला ईडियम देखते हैं जो कि है 273, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हील, है ना। अब इसका शब्दार्थ क्या होगा एवरीवन, राई का पर्वत बनाना, है ना। ये हिंदी इक्विवेलेंट है ना। ये एक कहावत है एवरीवन और ठीक इसी के जैसा कहावत हमारी अपनी भाषा हिंदी में भी होता है, राई का पर्वत बनाना। तो ये तो खैर शब्दार्थ ही है। भावार्थ क्या होता है इसका, मेक बिग इश्यूज ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग, है ना। अब इसी को आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बात का बतंगर बनाना, बाल की खाल निकालना, है ना। अनइम्पॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट बताना, मतलब छोटी चीज को बड़ा मुद्दा बनाना, छोटी बात को, छोटी चीज को बड़ा दिखाना, बड़ा मुद्दा बनाना। एग्जाम्पल है, डोंट वरी, इट इज जस्ट अ स्मॉल इंजरी, यू डोंट हैव टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि घबराओ मत, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी इंजरी है, छोटी सी चोट है, छोटा सा घाव है ना। तुम्हें
राई का पर्वत बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी चोट है तो इसके लिए बहुत बड़ा शोक करने की जरूरत नहीं है, छोटी बात को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं एवरीवन, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो इडियम है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल यूज हुआ है। ठीक है, राई का पर्वत बनाना, ये था इडियम नंबर हमारा 273।